हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सिलेक्शनपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड, ये बता दूं आपको कि हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच आपको इस पे चलाया जा रहा है और आपको ये बता दें कि ये सभी एग्जामों के लिए है, क्योंकि सभी एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जान लीजिए। तो हम बात करने वाले हैं अभी प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट दिख रहा है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो कैसी थी यहाँ की गलियां? तो चौड़ी और सीधी थी। कैसी थी? चौड़ी थी और सीधी थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सिंधु घाटी की जो शहरों की गलियां थी, चौड़ी और सीधी होती थी, ठीक है। और यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्या करती थी? एक दूसरे को समकोण पे। जैसे ये है ना, ये देखिए, ये 90 डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस टाइप से काटती थी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो देखिए, तो इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये चीज जान लीजिए कि हड़प्पा और रावी नदी के किनारे, ठीक है, जो हड़प्पा है, ये हड़प्पा किस नदी के किनारे पाया जाता है? रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे पाया जाता है? सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। ये चीज को आपको एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? रावी नदी। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो आप ये जान लीजिए कि लोग नदियों के पास ही क्यों कर देते हैं। देखिए, आप ये जान लीजिए, जब आप समझिए दिमाग को, बौद्धिक तरीके से आप दिमाग को लगाइए कि उस समय तो जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग के पास सब चीज का व्यवस्था हो जा रहा है। तो देखिए कि जैसे हम लोग को पानी की व्यवस्था, तो हम लोग को पता है कि हैंडपंप से पानी निकालेंगे। गांव में हैंडपंप से पानी निकाल लेते हैं। शहर में क्या किए हैं कि मोटर के थ्रू पानी निकाल लेते हैं, जो सबमर्सिबल के थ्रू पानी निकाल लेते हैं। तो उस समय लोग क्या करते थे, इन लोगों के पास इतना समझ नहीं था और कितना संघर्ष करना था। जैसे हम लोग भी तो संघर्ष, कोई नई चीज को खोजते हैं तो संघर्ष ही करते हैं। तो इन लोग भी संघर्ष करते थे। तो जो वहां के मानव थे, तो वो क्या करते थे, सोचते थे कि मुझे पानी, इन लोगों को प्यास लगता था, भूख लगता था, तो कहते यार पानी प्यास लगा। तो इन लोग कोशिश करते थे कि जो नदियां थी, तो नदियों के किनारे इन लोग क्या करते थे, अपना रहना स्टार्ट करते थे, ताकि इनको पानी के संसाधन आराम से मिल सके। तो आप जितनी भी सभ्यता जो आपको दिखने को मिलेंगे, वो सारी की सारी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे ही अवस्थित रहे हैं। समझ रहे हैं? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो आप जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, अज्ञात है। लिपि मिली है पर कोई पढ़ नहीं पाया इसको। ये कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट जरूर लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब जानिए कि सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह मिले हैं। कितने मिले? 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से 400 तक लगभग अक्षर हैं, जो किस में लिखा हुआ है? सेल खड़ी के आयताकार मुहरों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल खड़ी से आयताकार मुहरों से बना है। तांबे के गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। जो सारे जो लिखा हुआ है, ये आयताकार मुहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। जो लिपियां जो लिखा गया है सिंधु सभ्यता में, ये लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग का, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चुनहुंद्रो जो था बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, चुनहुंद्रो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। चुनहुंद्रो कहाँ पे था? सिंधु नदी के बाएं तट पे स्थित था। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिले। चुनहुंद्रो से हमको क्या मिला है?
बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिले हैं। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ जो मैके साहब थे उन्होंने क्या किया, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना को ढूंढा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो बहुत से लोगों तो इसको टिक कर देंगे विशाल स्नानागार, पर विशाल स्नानागार नहीं होगा बच्चा, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा, धान्यागार पे आप टिक करिए। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े क्या कर, मोहनजोदड़ो में क्या था, बड़े बड़े धान्यागार था। एक तरफ से क्या किया गया था, एक साइड की ओर, मतलब बता दें आपको, ऊपर से डालने के लिए रहता था, ऊपर से क्या करते थे, अनाज को डालते थे और नीचे से निकालने के लिए लोगों ने बनाया था। और मतलब जैसे घर के तरीके से एकदम बड़े बड़े बनाए थे, घर के बराबर बनाए थे, एक कमरे के बराबर बड़े बड़े एकदम से लोगों ने बनाया था। तो चलिए, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो जो धान्यागार था 45 मीटर लंबा था। कितना था, 45 मीटर लंबा था। और चौड़ा कितना था, 15 मीटर चौड़ा था। कितना चौड़ा था, 15 मीटर। 15 मीटर क्या था, चौड़ा था। तो समझिए इतना बड़ा था, जो यहाँ के सबसे बड़ा भवन था। और उसी तरफ देख लीजिए, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की कहाँ से था, ये देखिए, इसका क्या था, 11 मीटर लंबाई था, 11 मीटर लंबाई, और चौड़ाई कितना था, 7 था। अब देखिए, सबसे एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछता है कि जो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की जो दिशा पूछता है, दिशा क्या था, उत्तर से दक्षिण की ओर था। ठीक है, दिशा जो पूछता है उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की वो चौड़ाई थी। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर क्या था, इसका चौड़ाई थी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, तो इसको हो सकता है कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, तो इसमें से बी ऑप्शन होगा, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी नृत्य करती हुई बालिका। ये मूर्ति किससे निर्मित थी, कांसे से निर्मित था। जो नृत्य करती हुई बालिका थी, ये किससे निर्मित था, कांसे से। यह मूर्ति कहाँ प्राप्त हुआ, यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है, तो हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे, सिंधु घाटी सभ्यता से साथ संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर लीजिए। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आपको पढ़ते चलना है। देवी माता या मृत देवी, अगर कहीं आपको मान लीजिए देवी माता ना लिखा रहे, अगर मृत देवी लिखा रहे, तो आपको समझ जाना है कि सिंधु घाटी के बारे में ही बात करना है। मृत देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के एक विशिष्ट लक्षण था। क्या था, एक लक्षण था। जैसे अभी हम लोग क्या थे, उस समय लोग कहे कि लोग नहीं जानते शंकर भगवान, ठीक है, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, सबको नहीं जानते थे। देखिए, अभी जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में हम लोग सबसे ज्यादा किस भगवान को मानते हैं, शंकर जी, राम जी, यही सब 3-4 भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कि ये 3-4 भगवान हैं। तो मान लीजिए अगर कलयुग अगर मान लीजिए प्रलय हो जाएगा या किसी तरीके से डूब गया, तो अगर जो आने वाले समय में कोई अगर इसको खोजेगा, तो लोग क्या कहेंगे कि राम जी का अगर मूर्ति मिलेगा, तो लोग कहेंगे कि राम जी को लोग ज्यादा मानते थे, शंकर जी को ज्यादा पूजा करते थे। समझ रहे हैं, तो ये चीज के बारे में जानते थे। अब पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त हुआ है, माता देवी की मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। किससे होता है, इस बात से साक्ष्य ज्ञात क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होता है कि माता देवी की जो मूर्तियां थी, मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञात होता है कि इन्होंने क्या करते थे, देवी माता की पूजा करते थे। ठीक है, अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, पतन नगर हो जाए या बंदरगाह लिख दे, या कह दे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था, तो आप क्या कहेंगे, लोथर बताएंगे। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, लोथर तभी बताएंगे। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लीजिए। जो लोथल है, लोथल ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। वो गुजरात में किस जिले में, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद जिले में
सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। सरगवल कहाँ पे? सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो चीज है इस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसके निर्देश में? 1955 से 1962 के मध्य ऐसा राव के निर्देश में खुदाई की गई, जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुआ है। क्या हुआ? एक बसे हुए नगर के अवशेष प्राप्त हुआ है। यह 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ उच्च चबूतरे क्या क्या बना होता है यहाँ पे? जब 6 खंडों में विभक्त था, यहाँ क्या क्या दिखने को मिला? ऊंचे चबूतरे देखने को मिला, रक्षा प्राचीर मिला, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां बता दें, लोथर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां बता दें। यहाँ पे लोगों को पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का, कह सकते हैं कि 214 गुणा 36 मीटर का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताई। राव साहब ने क्या बताया है? जहाजों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथर एक पतन नगर था। यह भोगवा नदी, ये किस नदी किनारे पर स्थित है? भोगवा नदी। लोथर किस नदी किनारे स्थित है? आप लोग देख रहे थे, बताइएगा, लिखिएगा। लोथर किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी। अब जब कोई चीज को पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद अगर आप इसको किसी चीज को लिख देते हैं तो ये आपको जिंदगी भर नहीं भूलता है। तो ये चीज को आप जानिए। तो लोथर किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथर में 2 भिन्न टीले नहीं मिलते। लोग कहते हैं कि लोथर में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी एक बस्ती के मिलता है, बस्ती मिलते, जो कि एक ही दीवार से घिरी हुई थी। किससे घिरी हुई थी? एक ही दीवार से घिरी हुई थी। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझना है लोथर के बारे में। तो ये सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गए, ये सभी के सभी पॉइंट आपको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो मैं फिर से आपसे पूछूंगा, लोथर किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब जानिए, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यता में से किसका जहाजी मालघाट था? किसका जहाजी मालघाट था? तो ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था, क्योंकि राव साहब ने बताया था कि जहाजी मालघाट। ठीक है, ये चीज को जान लीजिए। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। जैसे अभी हम लोग के पास क्या है? व्यापार है, बिजनेस है, मतलब व्यापार है, कह सकते हैं कि बहुत सी चीजें को हम लोग का अर्थव्यवस्था में काम आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से सिंधु में अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो देखिए, हम लोग को उस समय जो था कृषि पे ज्यादा निर्भर थे, डिपेंडेंट थे। आज से कुछ साल पहले आप चले जाइए कि आपके गांव में भी क्या होता था कि जैसे मान लीजिए अनाज ज्यादा होता था, तो किसी को थोड़ा अनाज कहे, भैया लो 1 किलो चावल, हाँ मुझे 1 किलो चावल के बदले में हमको क्या दे दो? 1 किलो गेहूं दे दो। तो ऐसा ही होता था ना। आज से कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, सन 1900 के लगभग मैं बता रहा हूँ, जब 1947 जब हमारा देश आजाद होने के बाद, हाँ लोग ऐसे करते थे। जैसे कि किसी को क्या था कि आप क्या करते, जैसे काम किसी को कराना है तो लोगों को जैसे चावल दे दिए, गेहूं दे दिए कि भैया लो इतना चावल ले लो, इतना गेहूं ले लो, तो मेरा काम कर दो। तो लोग क्या करते थे, पहले पैसा से नहीं करते थे, पहले क्या करते थे, अनाज के थ्रू ही अपने पेट पालने के लिए ही लोग ऐसे करते थे। बहुत से गांव में ऐसा होता है। अगर जिस के गांव में ऐसा होता है तो आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा किस किस के गांव में ऐसा होता था। अभी भी चल रहा है, बहुत जगहों पे अभी भी चलता है। लोग कहते हैं कि भैया मुझे एक टाइम के खाने का दे दो तो मैं आपका सारा काम कर दूंगा। ठीक है, चलिए, सिंधु सभ्यता का आधार था क्या था? कृषि था और पशुपालन था। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। और फिर एक और क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। जो कहाँ के लोग ने किया था? सिंधु सभ्यता के लोग ने ही क्या किया था? कपास को उगाया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? गेहूं खोजा था। क्या किया था? गेहूं जौ का भी उत्पादन किया था। गेहूं जौ चावल का भी उत्पादन किया था। सबसे पहला इन्होंने किसकी खोज की थी? जौ को, जौ का सबसे पहले इन्होंने किया था। और इन्होंने क्या जानवरों में क्या पाला था? गाय, बैल, भैंस आदि, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पाले थे। लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। क्या था? घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी ये लोग क्या थे? व्यापार और शिल्प निर्माण में उद्योग में भी प्रवीण थे। प्रवीण का मतलब कि जानते थे सब्जी बनाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? टेराकोटा में, ठीक है,
ये ना कहिएगा सिंधु सभ्यता में तो सर सब कुछ थे, आपने लिखा भैंस, भेड़, गाय, सुअर। तो बेटा सिंधु सभ्यता टेराकोटा में निम्नलिखित में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान है? टेराकोटा की बात हो रहा है, ये सिंधु पूरे सिंधु की बात नहीं हो रहा है, टेराकोटा की बात हो रहा है। तो क्या विद्यमान नहीं था? गाय विद्यमान नहीं था। तो ये आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सिंधु सभ्यता के टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। ठीक है, टेराकोटा का मतलब क्या होता है? मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी जानवरों का इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, जैसे आप देखेंगे मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनाते हैं तो इन लोग खिलौने वगैरह भी बना देते हैं। तो टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी से बनी आकृतियों। ठीक है, तो उस इसका साक्ष्य नहीं मिला है किसका? गाय का। तो निम्नलिखित में से कौन स्थल भली भांति ताम्रप्रसारणी स्थल के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी है कायथा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नौप्रसारण स्थल से हिरण की 3 प्रजातियों को पाया गया है? कौन कौन से? बारहसिंगा, गजेल, चित्तल। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन जाएगा? कोडेकल, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा कोडेकल। ऑप्शन ऑफ बी राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में ताम्र प्रसारण काल की कायथा संस्कृति, ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश से कायथा संस्कृति संबंधित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड इतना आपको समझ में आया? अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जो भी कमेंट करना है कमेंट करके बताइए, जो चीज़ की आपको दिक्कत है। धन्यवाद।